हाँ जी। सो हमने आज से शुरू करना है मॉडर्न इंडिया का क्लास, और जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे और बहुत ही मतलब कंसेप्ट कहिए, फैक्ट कहिए, सारी चीज़ों का एक अच्छा पावर पैक्ड क्लास हमें बनाना है अपने इन सेशंस को, और जिसका लाभ आपको आपके एग्जामिनेशंस में हो। इसके पहले हमने एंशिएंट और मेडिवल पढ़ा, अब यहाँ से शुरू करते हैं मॉडर्न को। और मॉडर्न इंडिया, देखिए मॉडर्न इंडिया को जो हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया जो पढ़ेंगे हम लोग, वो वास्तव में दो सेगमेंट में पढ़ेंगे। एक तो देखिए, एक तो क्या है कि ब्रिटिश आक्रमण है, एक क्या है तो ब्रिटिश या ब्रिटिश विजय बोलेंगे, है ना, ब्रिटिश कॉन्कर, जो कॉन्कर किया है ब्रिटिशर्स ने वो। और दूसरा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, नेशनल मूवमेंट, राइट। तो ये दो अलग अलग सेगमेंट में चीज़ें चलेंगी। अब इस दौरान में जब आप ब्रिटिश विजय देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दो दुश्मन नजर आएंगे ब्रिटिशर्स के। एक तो कुछ यूरोपीय शक्तियाँ नजर आएंगी स्वयं, जैसे यूरोपीय शक्तियों में मान के चलिए कि आपका डच हो गया, इधर फ्रांसीसी हो गया, इधर पुर्तगाली हो गया, ऐसे कुछ, है ना। और दूसरी बात, दूसरे फ्रंट पे आपको नजर आएंगे कुछ भारतीय राज्य, भारतीय देशी रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स, है ना, ये नजर आएंगे। ये भी अलग अलग नजर आएंगे। और इसमें कौन कौन नजर आएगा आप देख सकते हैं, जैसे इसके अंतर्गत आपका बंगाल आएगा, इसके अंतर्गत आपका कर्नाटक आएगा, इसके अंतर्गत आपका पंजाब आएगा, इसके अंतर्गत आपका अवध आएगा, है ना। इस तरीके से कई स्टेट आपको इधर भी मिल जाएंगे। और एक तरफ ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को तो धूल चटाया ही, अब भारतीय जो देशी रजवाड़े थे उनको भी बहुत सारे तरीकों और पैंतरों के माध्यम से इन्हें भी एक तरीके से धूल चटाया और भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कर दी, ठीक है ना। ये जो भारतीय देसी रजवाड़ों को जो अपने में मिलाने का जो इनका एक दौर चलता है, ये मान के चलिए 1757 से लेकर के 1857 तक चलता है। 1757 से 1857 तक। 1858 में एक एक्ट आता है और उस एक्ट में स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है आगे साम्राज्य विस्तार की नीति को नहीं स्वीकारेगी। साम्राज्य विस्तार की नीति को यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है 1858 में। यानी 1757 से 1757 में आपको पता है अच्छी तरह कि पलासी की लड़ाई हो रही है ना, पलासी की लड़ाई हो रही है। और इस पलासी से जो शुरुआत होती है 1857 तक, लगातार साम्राज्य विस्तार का इनका एक दौर रहा, जोर रहा साम्राज्य विस्तार पे। इस बीच कई अलग अलग पैंतरे इन्होंने अपनाए, कई अलग अलग कारक, कई अलग अलग संधियां, कई अलग अलग युद्ध इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार रहा। और इन तमाम बातों को एक साथ हमें तैयार करना है, देखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकिए, इसकी इस मैप, ये जो मैप अभी है, इस मैप की जरूरत आपको होगी, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। आइए, अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विभिन्न यूरोपीय जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों की एंट्री जो इंडिया में होती है वो किस प्रकार होती है। एक बार क्वेश्चन ऐसा रहा, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी यूरोपीय शक्ति सबसे बाद में आई, ऐसा प्रश्न। तो याद क्या रखना है, सबसे पहले कौन आता है तो पुर्तगाल आता है। वास्तव में व्यापारिक मार्ग जो है भारत आने के लिए, मतलब यूरोप से भारत तक पहुंचने का जो व्यापारिक मार्ग है उसकी खोज ही किया है एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ठीक है। और ये 1498 की घटना है। तो आप देख सकते हैं 1498 में पुर्तगाल आया। इसके बाद आया है कौन तो डच, राइट। इसके बाद आए हैं अंग्रेज, इसके बाद आए हैं फ्रेंच, बीच में डेनमार्क भी आया है। तो याद क्या रखना है, कैसे रखना है, सो समझ लीजिए। अगर आप इनके पहले
फर्स्ट लेटर को ध्यान रखें, तो सबसे पहले पी और सबसे लास्ट में उसके बाद डी, उसके बाद ए, अंग्रेज ए है ना, और उसके बाद एफ यानी फ्रेंच। तो हम एक तरीके से PDAF के जगह PDF याद रख सकते हैं, ताकि ये वाला फैक्ट हमें याद रह जाए कि सबसे पहली बात कि पुर्तगीज यहाँ सबसे पहले आए और फ्रेंच यहाँ सबसे अंत में आए। ये बात ध्यान रखना है उस क्वेश्चन में कि सबसे बाद में कौन आए, फ्रांस अंत उसका उत्तर होता, राइट। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर अक्सर प्रश्न रहा है, ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाल पहले, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रेंच, ठीक है। अब ये कंपनी स्थापना का क्रम अगर आप देखो तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद डच और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। यहाँ भी आपको नजर आएगा कि फ्रांसीसी जो कंपनी है वो बहुत बाद में। व्यापारिक कोठी की बात करेंगे तमाम अलग अलग यूरोपीय शक्तियों ने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई, और जो पहली व्यापारिक कोठी कौन कहाँ बनाता है इसको लेकर के एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है। तो पुर्तगालियों की जो पहली व्यापारिक कोठी है वो है कोचीन में, राइट, 1503 में। इसके अलावा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों इन दोनों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत मिलेगा, एक 1608 में और एक 1668 में। और डचों की जो पहली व्यापारिक कोठी है वो है मसूलीपट्टनम में। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत, डचों की पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम और फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत। तो सूरत को अंग्रेज और फ्रांसीसी इन दोनों का सूरत रहा पहली व्यापारिक कोठी, है ना। और वास्तव में बाद में थोड़ी देर तक अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए आपको दिखाई देंगे, सत्ता की लड़ाई में ये लोग आपको नजर आएंगे। तो आशा करते हैं ये सब चीज क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, भारत में ब्रिटिश विजय इस दौरान आपको पढ़ना क्या क्या है समझ लीजिए। तो एक तो यूरोपीय शक्तियों की समाप्ति पढ़ना है, मतलब किस प्रकार, जैसे डच कैसे खत्म हो गए, फ्रांसीसी कैसे खत्म हो गए, या इसके अलावा पुर्तगाली कैसे खत्म हो गए, इन तमाम चीज़ों को आपको समझना है। दूसरी बात, इसमें देशी रियासतें जो हैं, जो मैंने अभी बताया 1757 से 1857 के बीच, इन पर जो ब्रिटिश नियंत्रण आया ये किस प्रकार आया ये आपको देखना है। एक बड़ा टॉपिक के तौर पर, चैप्टर के तौर पर, और इसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग केवल इसकी बात करेंगे, फर्स्ट वाले पॉइंट का, इसकी बात हम लोग कल करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे भारत में ब्रिटिश विजय के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है उनकी प्रशासनिक ढांचा, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया। इसके अलावा जो सिविल सेवाएं हैं, जिसको विशेष करके भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस उस दौर में कहा जाता था, इसकी अपनी एक भूमिका है। फिर कई ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की भी है। अब देखिए, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हम लोग एक तरीके से क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद, क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उपनिवेशवाद। तो अब उपनिवेशवाद क्या है, तो एक बहुत खूबसूरत चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, बहुत मजेदार चैप्टर है। एक बार अगर आप समझ गए, समझ लीजिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उपनिवेशवाद की कहानी को हमें समझना होगा, किस प्रकार उपनिवेशवाद के देखोगे आपके 3 अलग अलग चरण हैं, है ना। उन तीनों चरणों की चर्चा करूंगा आपसे। उसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक सुधार भी करते हैं, ये भी एक टॉपिक और एक चैप्टर के रूप में आपको पढ़ना है कि विभिन्न, आप देखोगे बहुत सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी इस दौर में होता है, उस पर भी विचार करना। और अंत में हमें ये देखना है कि एजुकेशनल रिफॉर्म के तौर पर ब्रिटिशर्स ने क्या कुछ किया है, शिक्षा सुधार में क्या कुछ किया है। तो वास्तव में ये एक रूपरेखा है कि हमें आखिर क्या क्या चीज़ों को देखना होगा इस सेक्शन में। किसमें, ये ब्रिटिश विजय वाले सेक्शन में। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेक्शन इससे अलग होगा, ठीक है। आइए, तो देखिए, ब्रिटिश विजय के कुछ उपकरण आपको नजर, मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी हूँ और क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि जल्दी से जा करके ख़त्म करें। हालांकि इस बात की पूरी कोशिश किया हूँ कि जल्दबाजी के चक्कर में आपको कोई दिक्कत ना हो। जो काम की चीज़ें हैं, जो उपयोगी जानकारियाँ हैं, वो मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। कंसेप्ट आपका एक क्लियर हो जाएगा, एक माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एक बेहतर तैयारी ऐसी ही होती है। तो ब्रिटिश विजय के देखिए कुछ टूल्स रहे हैं, कुछ टूल्स अगर नहीं होते तो शायद ये नहीं कर पाते।
जैसे विभिन्न युद्धों को करना, युद्ध के बाद फिर संधि करना, और जब संधि करके अपना शत्रु जब कमजोर हो जाता है और खुद को इस बीच मजबूत करते हैं ना, गैप लेते हैं, तो यानी आप देखोगे कि वॉर है, वॉर के बाद फिर ट्रीटी है, और फिर ट्रीटी के बाद दोबारा फिर आगे वॉर है, और ये इनकी एक बहुत ही स्ट्रेटजी रहती है, बहुत ही, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारी चीज़ें और हैं, जैसे मान लीजिए आप देखोगे कि कई नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे एक नीतियां हैं जिसको हम लोग कहते हैं सहायक संधि की नीति, है ना, हालांकि इसको संधि के ही अंतर्गत रखा जाएगा, संधि की नीति। या एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत, है ना। ये सब चीज़ें आगे आपको पढ़ना है, अभी मैं बस थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दे रहा हूँ। सहायक संधि, व्यपगत का, सहायक संधि मतलब एक ऐसी संधि जिसमें हम आपके मदद करेंगे और एक फैक्ट हो जाता था, हालांकि उस संधि में इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का जो पक्ष है उसी को लाभ होता था और जो देसी पक्ष है उसको हानि होती थी। उसी प्रकार व्यपगत का सिद्धांत कहने का मतलब क्या हुआ कि डलहौजी ये कहते हैं कि अगर आपका अपना लीगल वारिस नहीं है, बेटा नहीं हुआ है, तो गोद लिए हुए पुत्र को राज्य नहीं दिया जा सकता और उस राज्य को क्या कर दिया जाएगा, आपकी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स हो जाता है आपकी सत्ता। तो ऐसी कई नीतियां आपको नजर आएंगी। ब्रिटिश जो औपनिवेशिक नीति है ना, औपनिवेशिक नीति, ये भी एक बड़े मजबूत फैक्टर के तौर पर आपको दिखाई देंगे इस व्यवस्था में, या यहाँ पर ब्रिटिश विजय के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें रही हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए अलग अलग शक्तियों के साथ जो इनकी लड़ाई हुई है, पुर्तगालियों के साथ इनकी एक लड़ाई हुई, स्वाली की लड़ाई, बैटल ऑफ स्वाली। 1612 ईस्वी में पुर्तगाली हार गए और हारने के बाद पुर्तगालियों के हाथों में केवल गोवा, दमन और दीव, है ना, ये तीन चीजें इनके पास रह गया। और इस गोवा से ये बाद में 1961 में गए। भारत तो आजाद 1947 में हो गया था, किंतु गोवा को जो है पुर्तगालियों से लिया गया 1961 में, याद रखिएगा। इसके बाद यहीं पे पुर्तगालियों की कहानी खत्म होती है। पुर्तगाली अब टेंशन नहीं दिए। फिर फ्रांस की बात करोगे तो 3 कर्नाटक युद्ध होता है 1744 से 63 के बीच। इस बीच वोंडिवाश की एक लड़ाई होती है। 3 है ना, कितने, तो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। और इन तीनों कर्नाटक युद्ध के बाद अंत में यही निष्कर्ष निकला कि फ्रांसीसी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए, ठीक है। और तीसरा डच है, और डचों को भी हराने के लिए एक लड़ाई लड़ी गई है, बेदरा की लड़ाई। ये बेदरा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। 1759 में डचों के साथ अंग्रेजों की एक लड़ाई हुई, बेदरा की लड़ाई। इसमें डच हार गए और एक तरीके से अंग्रेजों के लिए भविष्य का रास्ता साफ हो गया। फिर अब आप आइए थोड़ा सा अलग अलग करके एक एक करके देखते हैं कि पुर्तगाली जब भारत आए तो क्या हुआ। 1498 की बात है ना। देखिए भारत और यूरोप का बीच का जो व्यापारिक मार्ग है वो बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था, उस बंद होने के पीछे का कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन, डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। और देखिए कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, और एक ऑटोमन साम्राज्य यानी अरबी शक्ति जो है, अरबियों है ना, अरब के, ये ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा क्या कर लिया गया कि कुस्तुनतुनिया जो पूर्वी यूरोप में आपको नजर आएगा उस पर अधिकार कर लिया, और यूरोप का एशिया यानी भारत के साथ जो एक सीधा रास्ता हुआ करता था उस रास्ते में अब ऑटोमन साम्राज्य ये कहने लगा कि तुम अब हमको बाईपास करके व्यापार नहीं करोगे, ठीक है ना। यानी तुम दोनों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार का लाभ हमें भी चाहिए, ये कहना है ऑटोमन एम्पायर का। लेकिन व्यापारी होता है बड़ा खतरनाक प्रजाति, वो मानेगा नहीं, ठीक है। वो क्या करता है कि नए व्यापारिक मार्गों की खोज में चला जाता है, और इसी नए व्यापारिक मार्गों की खोज को हम लोग कई बार पढ़ते हैं सी वॉयेजेस यानी समुद्री खोज, ये राइट। और इस क्रम में आपको मैं बता दूं विभिन्न व्यापारी अलग अलग क्षेत्र में चले गए और नए नए मार्गों की तलाश किए। इसी में 2 नाम बड़ा प्रसिद्ध है। एक वास्को डिगामा 1498 में कालीकट पहुंचा, और कालीकट का जो राजा है जमोरीन, उस जमोरीन के द्वारा इनको स्वागत किया गया, और एक तरीके से मान के चलिए कि यूरोप से, पुर्तगाल से भारत तक के लिए एक नए रास्ते, एक नए व्यापारिक मार्ग की तलाश कर दिया, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य का किसी या ऐसे किसी साम्राज्य का कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। इन्हीं व्यापारिक मार्गों की खोज में एक और व्यक्ति है जो है कोलंबस।
है ना। कोलंबस क्या करता है, देखिए होता क्या है कि ये जो आपका पुर्तगाली किंग है वो वहां पर फैसला ऐलान करते हैं कि जो भी भारत जाने के लिए रास्ता का तलाशेगा हम उसको बहुत कुछ उपहार देंगे वगैरह वगैरह। तो इसी क्रम में ये लोग निकलते हैं। कोलंबस जो निकला तो भारत नहीं खोज करके इसने अमेरिका खोज दिया, और अमेरिका भी जो खोजा है वो बहुत बड़ी खोज के अंतर्गत माना जाता है। ये कहा जाता है एक द वेल्थ ऑफ नेशंस किताब किसकी है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, पूंजीवाद के जनक एडम स्मिथ की है। एडम स्मिथ ये कहते हैं कि कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज होना ही विश्व में पूंजीवाद की उत्पत्ति का कारण बना। करेक्ट, पूंजीवाद की उत्पत्ति का फिर कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा, फिलहाल आप अभी इतना ही जानिए। तो कोलंबस ने अमेरिका खोजा, खोजना था भारत, और वास्को डी गामा ने 1498 में खोज दिया। जरा सा मैं अगर मैप में आपको दिखाना चाहूं तो देख लीजिए, ये देखिए होता क्या था। ये है यूरोप। पहले जो कहानी थी, यूरोप की डायरेक्ट ऐसे भारत से व्यापार हो रहा था पहले, किंतु अब जो है यहां पर क्या हो गया, ऑटोमन साम्राज्य का अटैक हो गया, और क्या, तो ये रास्ता बाधित हो गया पूरी तरीके से। अब जब बाधित हो गया तो यहां से नए रास्तों की तलाश की गई। यहां से ये देखिए, ये जो पूरा है, ये जो यहां पर इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका का एकदम दक्षिणतम मिला पॉइंट केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। किंतु केप ऑफ गुड होप तक का तो रास्ता बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था, किंतु इसके बाद का यहां से लेकर के चलते हुए एक रास्ता यहां कालीकट पहुंचा। इस रास्ते के जो खोज की वास्को डी गामा ने, इसके लिए वास्को डी गामा को श्रेय दिया जाता है कि भारत के साथ व्यापारिक मार्ग की तलाश इसने किया 1498 में। तो यही हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, पुर्तगाली जब वास्को डी गामा यहाँ आया, उसके बाद जब फिर चला गया, लगभग 60 गुना लाभ कमा के गया था, याद रखिएगा। जब गया तो जाने के बाद वहां पर वहां के राजा ने यह तय किया कि अब हम अपने ऑफिशियल्स को भेजेंगे भारत, यानी अब सरकारी चीजों को भेजेंगे, और सरकारी को भेजने के क्रम में गवर्नर्स को भेजते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर के बारे में आप यहाँ पे जानिए। एक है अल्मीडा, जो पहले पुर्तगाली गवर्नर रहे, ठीक है ना, 1505 से 1509 तक ये रहे। और इनकी एक पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब सीधा बस इतनी समझिए कि समंदर में हम ही राज करेंगे और कोई राज नहीं करेगा, ऐसी स्थिति। इसके अलावा एक दूसरे पुर्तगाली गवर्नर है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक है। इसने कोचीन को राजधानी बनाया और एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया कि 1510 में आदिल शाही जो साम्राज्य था बीजापुर में, उस बीजापुर के अभियान में गोवा को उनसे छीन लिया। यानी गोवा को एक तरीके से समझ लीजिए कि बीजापुर को हरा करके गोवा को छीन लिया 1510 में। और ये गोवा दोबारा 1961 में भारत को मिलता है। यहां 1510 से 1961 तक गोवा पर किसका अधिकार रहा, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों का। इसके बाद एक तीसरा जो गवर्नर है इनका नीनो डी कुन्हा, ये आते हैं, कोई बहुत बड़ा कोई बहुत उल्लेखनीय काम इनके नाम पे भी नहीं है। और एक नोट में देख सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हमें पुर्तगाल से ही मिला है, याद रखिएगा। जैसे प्रिंटिंग प्रेस, अनानास, गन्ना, पपीता आदि, ये तमाम चीज़ें कहाँ से, तो पुर्तगाल से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद चलिए फटाफट थोड़ा सा मैं तेजी से चलता हूँ, क्योंकि जैसा आप समझ रहे हैं कि आई एम नॉट क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज आई एम नॉट फिट। कफ एंड कोल्ड जो है वो थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है। चलिए अंग्रेजी कंपनी की बात करते हैं। ये इंग्लिश कंपनी जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हो। देखिए 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा पूर्व भाग में यानी भारत के क्षेत्र में व्यापार करने हेतु एक कंपनी बनाई गई। कंपनी कब बनी ईस्ट इंडिया कंपनी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, एकदम लास्ट डेट ऑफ 1600, ठीक है। 1605 में लगभग मान के चलिए एलिजाबेथ फर्स्ट मर जाती हैं और राजा जेम्स फर्स्ट बनते हैं। तो 1608 में देखिएगा जेम्स प्रथम, ये जो जेम्स फर्स्ट हैं, इनका एक दूत है कैप्टन हॉकिंस,
वो कैप्टन हॉकिंस आते हैं मुगल दरबार में अकबर के नाम से एक प्रार्थना पत्र लेकर के। इनको लगता है कि अकबर अभी तक अकबर का ही शासन है, ठीक है, जबकि अकबर का शासन कब से कब तक था, तो लगभग मान के चलिए 1560 से 1605 तक। किंतु आते यहाँ पे इनको पता चलता है कि अब अकबर नहीं रहे, उनका बेटा जहांगीर अब शासन पे है, इसलिए जहांगीर के दरबार पे आया 1608 में। 1615 में एक और अंग्रेज आए जिसको सर टॉमस रो कहते हैं। जहांगीर का टाइमिंग क्या है, तो 1605 से 1627 में पढ़ाया हूं आपको। यानी सर टॉमस रो बोलिए या आपका कैप्टन हॉकिंस बोलिए, ये दोनों के दोनों जहांगीर के दरबार में आते हैं। 1632 ईस्वी में एक और इंपॉर्टेंट घटना कि गोलकुंडा का जो शासक है उन्होंने एक सुनहरा फरमान दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसमें मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया कि जाओ तुम फ्री ट्रेड कर सकते हो मेरे यहाँ, ठीक है। पहले तो ये लोग व्यापारी बन करके ही आए थे। यही सिलसिला आगे बढ़ा और 1717 में एक व्यक्ति है जॉन सरमन। जॉन सरमन चले गए हैं फर्रुखसियर के दरबार में और फर्रुखसियर के दरबार से उन्हें कुछ विशेष छूट प्राप्त होता है, विशेष रियायत प्राप्त होता है। क्या विशेष रियायत, देख लीजिए। एक तो कि 3000 रुपए ईयरली आप टैक्स दे दीजिएगा और इसके एवज में बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। बंगाल मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं, आज का बंगाल नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, उधर आपका आज का जो बांग्लादेश है वो, ये तमाम एक साथ है ना बंगाल। इसके अलावा ये एक और कहा कि 10,000 रुपए का टैक्स में वार्षिक कर के एवज में आप सूरत में भी मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तो बंगाल और सूरत दोनों जगहों पे, और ये दोनों जगह उस दौर में बहुत ही समृद्ध, बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही रिच प्लेस स्पॉट हुआ करता था। ये दोनों मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड करने के लिए। और जानते हैं कि फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया इसी विशेष रियायत को ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। चलिए फिर कुछ 1661 में ब्रिटेन का एक राजा है चार्ल्स, राजकुमार है चार्ल्स सेकंड, और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, इन दोनों के बीच विवाह तय हुआ। आपको जान करके हैरानी होगी कि चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन की तरफ से मुंबई जो है वो दहेज के रूप में मिला ब्रिटेन को, ठीक है। और जब दहेज के रूप में मिला तो इसने क्या किया कि 1688 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए के एवज में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे दिया, ठीक है। बड़ी बढ़िया कहानी है, देख सकते हैं मुंबई बंबई ये दहेज में दिया जा रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके अलावा औरंगजेब ने अंग्रेजों से युद्ध करके, फिर औरंगजेब कोई ये जो इनके किला उला बनाने की एक्टिविटी करने लगे थे अंग्रेज, इसीलिए ये पसंद नहीं आया तो इन्होंने युद्ध करके इनको बाहर खदेड़ दिया। बाद में 1688 में अंग्रेजों के साथ एक संधि होती है। अंग्रेजों ने 3 किले बनाए हैं, याद रखिएगा, ये सब बड़ा पूछता है। पीटी मद्रास में बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसके अलावा कलकत्ता में फोर्ट विलियम और पौंडीचेरी में फोर्ट लुई। 3 अलग अलग किले बनाए, फोर्ट बनवाए अंग्रेजों ने, ये बात भी याद रखना है। कुल मिला करके जो चीजें अभी तक हमने देखा, अब इसके बाद जो कहानी देखिए, हमने क्या बताया, एक इधर डच हार गए बेदरा की लड़ाई में, इधर आपका पुर्तगाल हार गया स्वाली की लड़ाई में, बैटल ऑफ स्वाली है ना, स्वाली की लड़ाई में। इधर आपका फ्रांसीसी हार गए कर्नाटक युद्ध में, और वांडीवाश है ना कर्नाटक युद्ध में। तो कुल मिलाकर के मैदान खाली था और मैदान में एक शेर था और वो है अंग्रेज। अब अंग्रेज कुछ इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे कि पहले बंगाल और बंगाल के बाद एक एक करके सब लगभग पूरे भारत को ये जीत लेते हैं। उस कहानी को हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहीं छोड़ता हूँ आपको।